हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर थर्ड। देखो, ये जो चैप्टर थर्ड है कुंवर नारायण का है। इसके कवि कौन है? कुंवर नारायण। और कुंवर नारायण की इसके अंदर दो कविताएं हैं। एक कविता कौन सी है? कविता के बहाने। और दूसरी कविता है बात सीधी थी पर। तो ये दो कविता हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इनको कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, पहले हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं पीपीटी के थ्रू और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हम लोगों को मिला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर। देखो, प्रसंग मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये व्याख्या के अंदर काम में आता है, इसीलिए हम लोग इसको तैयार करते हैं। देखो, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता कविता के बहाने। देखो, सबसे पहले हम लोग कौन सी कविता कर रहे हैं? कविता के बहाने से। ठीक है, इसके कवि कौन है? कुंवर नारायण है। अब देखो क्या बताता है कवि। कविता की यात्रा के बारे में बताता है, जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। ठीक है, और कवि का मानना है कि रचनात्मक ऊर्जा पर सीमा के बंधन लागू नहीं होते। ये इस कविता का बहाने कविता का सार है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो, कुछ शब्दार्थ जो इस कविता के हैं, जो भी हमारी कविता है वो उसके देखो, जैसे मान्य मतलब अर्थ, सीधी मतलब सरल या सहज, टेढ़ा फेंसना मतलब बुरा फंसना, मुश्किल मतलब कठिन, पेंच मतलब जो होती है ना कील, जो जिसके आगे चूड़ियाँ बनी रहती है वो पेंच होता है, बेतरह मतलब बुरी तरह, तो ये उर्दू के शब्द है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारे शब्दों को कवर किया है ताकि कोई दिक्कत ना हो। इनको हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तब भी मैं आप लोगों को बताते रहूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। देखो क्या है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो देखो कवि क्या कहता है, कविता कल्पना की उड़ान है। इसे सिद्ध करने के लिए वह चिड़िया का उदाहरण देता है। यहाँ जो कविता है उसको किसके साथ कंपेयर किया गया है? चिड़िया के साथ कंपेयर किया गया है। साथ ही चिड़िया की उड़ान के बारे में यह भी कहता है कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, किंतु जो कविता है उस कविता की कल्पना का दायरा असीमित होता है। चिड़िया घर के अंदर बाहर या एक घर से दूसरे घर तक उड़ती रहती है, परंतु जो कविता है उसकी उड़ान क्या होती है? व्यापक होती है। कवि के भावों की कोई सीमा नहीं है। कविता घर घर की कहानी कहती है। वह पंख लगाकर हर जगह उड़ सकती है। उसकी उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं आगे है। इसीलिए कहा गया है कि कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो आई होप ये पहला पैराग्राफ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं विशेष। इस पैराग्राफ के अंदर क्या क्या विशेष है सब बता रखा है पहले वाले चैप्टर्स के अंदर आपको बार बार। देखो, कविता की अपार संभावनाओं को बताया गया है। सरल एवं सहज बोली का प्रयोग किया गया है। चिड़िया क्या जाने, यहाँ कौन सा अलंकार है? प्रश्न अलंकार है। और यहाँ कविता का क्या किया गया है? मानवीकरण किया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, पंक्ति का भाव बताइए। देखो यहाँ क्या अर्थ है कि चिड़िया को उड़ते देखकर कवि की कल्पना भी ऊंची ऊंची उड़ान बढ़ने लगती है और वह रचना करते समय कल्पना की उड़ान बढ़ता है। ठीक है, कविता कहाँ कहाँ उड़ सकती है? कविता पंख लगाकर मानव के आंतरिक व बाह्य रूप में उड़ान बढ़ती है। वह एक दूसरे से घर तक उड़ सकती है। कविता की उड़ान व चिड़िया की उड़ान में क्या अंतर है? देखो, कवि की उड़ान होती है वो एक सीमा तक होती है, सीमित होती है, परंतु जो कविता की उड़ान है वो क्या होती है? व्यापक होती है। ठीक है, चिड़िया कविता की उड़ान को नहीं जान सकती। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। देखो, कुछ आपको टाइपिंग एरर मिल सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उच्चारण उनका सही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, फिर देखो, कविता के पंख लगाकर कौन उड़ता है? तो कविता के पंख लगाकर कवि उड़ता है
वह इसके सहारे मानव मन व समाज की भावना को अभिव्यक्त देता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड पद्यांश। देखो क्या है कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। तो देखो क्या कहता है, कविता की रचना फूलों के बहाने हो सकती है। फूलों को देखकर कवि का मन क्या हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। उसके मन में कविता फूल की भांति विकसित होती है और फूल से कविता में रंग भाव आदि आते हैं। परंतु कविता के खिलने के बारे में फूल कुछ नहीं जानते। फूल कुछ समय के लिए ही खिलते हैं, खुशबू फैलाते और फिर मुरझा जाते हैं। उनकी परिणति निश्चित होती है। वे घर के अंदर बाहर एक घर से दूसरे घर में अपनी सुगंध फैलाते हैं, परंतु शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। कविता बिना मुरझाए लंबे समय तक लोगों के मन में व्याप्त रहती है और इस बात को फूल नहीं समझ पाता। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके अंदर क्या क्या विशेष है। कविता व फूल की तुलना मनोरम है, सरल सहज बोली का यूज़ किया गया है। मुरझाए महकने में अनुप्रास अलंकार है, फूल क्या जाने में प्रश्न अलंकार है। शांत रस का यूज़ किया गया है, मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। कुछ प्रश्न देख लेते हैं। देखो क्या है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, ऐसा क्यों। कविता फूलों के बहाने खिलना है क्योंकि फूलों को देखकर कवि का मन क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है और उसके मन में कविता फूलों की भांति विकसित होती जाती है। फिर देखो कविता रचने और फूल खिलने में क्या साम्यता है। जिस प्रकार फूल पराग मधु व सुगंध के साथ खिलता है, उसी प्रकार कविता भी मन के भावों को लेकर रची जाती है। बिना मुरझाए कौन कहाँ महकता है, बिना मुरझाए कविता हर जगह महका करती है, यह अनंत काल तक सुगंध फैलाती है। फिर देखो कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, पंक्ति का आशय बताइए। इस पंक्ति का आशय यह है कि फूल के खिलने व मुरझाने की सीमा है, परंतु कविता शाश्वत है, उसका महत्व फूल से अधिक होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आगे देखो, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। देखो क्या है कि जो कवि है वो कविता को बच्चों के खेल के समान मानता है। इस प्रकार बच्चे कहीं भी किसी भी तरीके से खेलने लगते हैं, उसी प्रकार कवि के लिए कविता शब्दों की क्रीड़ा है। क्रीड़ा मतलब खेल है। वह बच्चों के खेल की तरह कहीं भी कभी भी तथा किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकती है। वह किसी भी समय अपने भावों को व्यक्त कर सकती है। बच्चों के लिए सभी घर एक समान होते हैं। वे खेलने के लिए समय अपने पराये के भेद नहीं करते हैं। भाई बच्चे होते हैं कहीं भी खेल लेते हैं, ठीक है। इसी तरह कवि अपने शब्दों से आंतरिक व बाहरी संसार के मनोभावों को रूप प्रदान करता है। वह बच्चों की तरह बेपरवाह है। कविता पर कोई बंधन लागू नहीं होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। छोटी सी कविता है। अब देखो क्या क्या विशेष है। कविता की जो रचनात्मकता व्यापकता को प्रकट किया गया है। बच्चों व कवियों में समानता दर्शाई गई है। बच्चा ही जाने पंक्ति से बालमन की सरलता की अभिव्यक्ति होती है। मुक्त छंद है। बच्चों के बहाने में अनुप्रास अलंकार है। साहित्यिक खड़ी बोली है, ठीक है। अब देखो प्रश्न देख लो, कविता को क्या संज्ञा दी गई है और क्यों। देखो कविता को खेल की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार खेल का उद्देश्य मनोरंजन व आत्मसंतुष्टि होता है, उसी प्रकार कविता भी शब्दों के माध्यम से मनोरंजन करती है तथा रचनाकार को संतुष्टि प्रदान करती है। कविता और बच्चों के खेल में क्या समानता है। बच्चे कहीं भी कभी भी खेलने लग जाते हैं, इसी तरह कविता भी कहीं भी प्रकट हो जाती है। दोनों कभी कोई बंधन नहीं स्वीकारते हैं। फिर देखो कविता की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई है। देखो यह सर्वव्यापक होती है, इसमें रचनात्मक ऊर्जा होती है और यह खेल के समान होती है। आई होप समझ में आ गया होगा। बच्चा कौन सा बहाना जानता है। बच्चा सभी घर को एक समान करने के बहाने जानता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हमारी दूसरी कविता स्टार्ट होती है। वो क्या है कि बात सीधी थी पर। अब देखो क्या है, पहले आगे वाली जो कविता थी उसका प्रसंग हम लोगों ने देखा था। अब इसका प्रसंग तो देखो,
पाठ्य पुस्तक आरोह है और कविता का नाम क्या था, बात सीधी थी पर। कवि का नाम तो वही है, कुंवर नारायण। ठीक है, अब इस कविता में क्या बताया गया है वो देखो। इस कविता में भाषा की सहजता की बात कही गई है और बताया गया है कि चमत्कार के चक्कर में भाषा कैसे दुर्लभ और अप्रभावी हो गई है, मतलब निष्क्रिय हो गई है, उसका कोई अर्थ ही नहीं रहा है। अब देखो स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर है बात सीधी थी पर। अब देखो बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। किस तरीके से बात को समझाने का तरीका है वो देखो। कवि कहता है कि वह अपने मन के भावों को सहज रूप से अभिव्यक्त करना चाहता था, परंतु समाज की प्रकृति को देखते हुए उसे प्रभावी भाषा के रूप में प्रस्तुत करना चाहा, पर भाषा के चक्कर में भावों की सहजता नष्ट हो गई। कवि कहता है कि मैंने मूल बात को कहने के लिए शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों आदि को बदला, फिर उसके रूप को बदला तथा शब्दों को उल्टा पुलट कर प्रयोग किया। कवि ने शब्दों को तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया और कोशिश की या तो इस प्रयोग से काम बन जाए या फिर भाषा के उलटफेर के जंजाल से मुक्त हो सके, परंतु कवि को कोई भी सफलता नहीं मिली। उसकी भाषा के साथ साथ कथ्य भी जटिल होता गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या क्या विशेष है। कवि ने भाषा की जटिलता पर कटाक्ष किया है। भाषा सरल है, सहज है, ठीक है, और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। काव्यांश रचना मुक्त छंद में है। टेढ़ी फेसना, पेचीदा होना जैसे मुहावरों का अच्छा प्रयोग किया गया है। साथ साथ के अंदर कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। क्वेश्चन देखो कि भाषा के चक्कर का तात्पर्य बताइए। भाषा के चक्कर से तात्पर्य क्या है, भाषा को जबरदस्ती अलंकृत करना। ठीक है, कवि अपनी बात के बारे में क्या कहता है। कवि कहता है कि उसकी बात तो बहुत साधारण थी, परंतु वह भाषा के चक्कर में उलझकर जटिल हो गई। कवि ने बात को पाने के चक्कर में क्या क्या किया, तो देखो भाषा को घुमाया फिराया, उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, फलस्वरूप वह बात और पेचीदा हो गई। कवि की असफलता का क्या कारण था। कवि ने अपनी बात को कहने के लिए भाषा को जटिल व अलंकारिक बनाने की कोशिश की, इस कारण बात अपनी सहजता खो बैठी और वह पेचीदा हो गई। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। देखो कवि कहता है कि जब उसकी बात पेचीदा हो गई तो उसने सारी समस्या को ध्यान से नहीं समझा। हल ढूंढने की बजाय वह और अधिक शब्द जाल में फंस गया। बात का पेंच खुलने के स्थान पर टेढ़ा होता गया और कवि उसे अनुचित रूप से कसता चला गया। इससे भाषा और कठिन हो गई और शब्दों के प्रयोग पर दर्शक उसे प्रोत्साहन दे रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके अंदर क्या क्या विशेष है। कवि धैर्य पूर्वक सरलता से काम करने की सलाह दे रहा है। वाह वाह में कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पेंच कसने के बिंब से कवि का कथ्य प्रभावी हो जाता है। कर्तव्य शब्द में व्यंग्यात्मकता का भाव निहित है। लोकप्रिय उर्दू शब्दों का यहाँ पे प्रयोग किया गया, जैसे बेतरह, करतब, तमाशबीन, साफ। ठीक है, यहाँ कौन सा छंद है, मुक्तक छंद है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न देखो, कवि की क्या कमी थी। कवि ने अपनी समस्या को ध्यान से नहीं समझा, इसलिए वह धैर्य खो बैठा। पेंच को खोलने की बजाय कसना पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ यह है कि उसने बात को स्पष्ट ही नहीं किया, इसके विपरीत वह शब्द जाल में उलझता गया। कवि ने अपने किस काम को कर्तव्य कहा है। कवि ने अभिव्यक्ति को बिना सोचे समझे उलझाने व कठिन बनाने को कर्तव्य कहा है। कवि के कर्तव्य का क्या परिणाम हुआ। कवि ने भाषा को जितना बनावटी ढंग और शब्दों के जाल में उलझाकर लाग लपेट करने वाले शब्दों में कहा, सुनने वालों द्वारा उसे उतनी ही शाबाशी मिली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह पर ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी,
मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? अब देखो, कवि अपनी बात कहने के लिए बनावटी भाषा का प्रयोग करने लगा। परिणाम वही हुआ जिसका कवि को डर था। जैसे पेच के साथ जबरदस्ती करने से उसकी चूड़ियाँ समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार शब्दों के जाल में उलझकर कवि के बात का प्रभाव जो है वो नष्ट हो गया और वह बनावटीपन में ही खो गई और उसकी अभिव्यंजना समाप्त हो गई। अंत में कवि जब अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर सका तो उसने अपनी बात को वहीं पर छोड़ दिया, जैसे पेंच की चूड़ी समाप्त होने पर उसे कील की तरह ठोक दिया जाता है। ऐसी स्थिति में कवि की अभिव्यक्ति बाहरी तौर पर कविता जैसी लगती थी, परंतु उसमें भावों की गहराई नहीं थी, शब्दों में ताकत नहीं थी। कविता क्या हो गई? प्रभावहीन हो गई। जब वह अपनी बात स्पष्ट न कर सका तो बात ने शरारती बच्चे के समान पसीना पोंछते हुए कवि से पूछा कि क्या तुमने कभी भाषा को सरलता, सहजता और सुविधा से प्रयोग करना नहीं सीखा है? देखो, एक सिंपल सी कविता है जिसको अगर आप लोग लाइन टू लाइन पढ़ के भी अगर उसका अर्थ समझना चाहो तो सामने आपको पूरा लिख रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, और किताब की भी वैसे रिक्वायरमेंट कम ही होगी, लेकिन मैं आपको फिर भी सजेस्ट करूंगा कि किताब साथ लेके बैठे ताकि कोई डाउट हो तो तुरंत क्लियर हो जाए। अब देखो क्या क्या विशेष है। कवि ने कविताओं की आडंबरपूर्ण भाषा पर व्यंग्य किया है, बात का मानवीकरण किया है, कील की तरह, शरारती बच्चे की तरह में उपमा अलंकार है, बात की चूड़ी के अंदर रूपक अलंकार है, कील की तरह ठोकना भाषा को जबरदस्ती जटिल बनाने का परिचायक है, यहाँ मुक्त छंद है और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अब देखो कुछ क्वेश्चन। बात की चूड़ी मर जाने और बेकार घूमने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? जब हम पेंच को जबरदस्ती कसते चले जाते हैं तो वह अपनी चूड़ी खो बैठता है तथा स्वतंत्र रूप से घूमने लगता है। इसी तरह जब हम किसी बात में जबरदस्ती शब्द ठूसे जाते हैं तो वह अपना प्रभाव खो बैठती है तथा शब्दों के जाल में उलझकर रह जाती है। काव्यांश में प्रयुक्त दोनों आयामों के प्रयोग सौंदर्य पर टिप्पणी कीजिए। बात के उपेक्षित प्रभाव के लिए कवि ने पेच और कील की उपमा दी है और इन शब्दों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि निरर्थक वह अलंकारिक शब्दों के प्रयोग से बात शब्द जाल में घूमती रही और उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। देखो यार, अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझना चाहते हो तो याद रखो, यहाँ कविता का कंपैरिजन किया गया है एक तरीके से कि कवि अपनी बात को किसके माध्यम से कहता है? कविता के माध्यम से कहता है। तो वो कविता का माध्यम है और जो बात है वो अलग अलग हो जाती है, तो इसीलिए यहाँ ये सारी चीज़ें की गई है। देखो, भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है? भाषा को सहूलियत से बरतने का अभिप्राय यह है कि व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति सहज तरीके से करनी चाहिए। शब्द जाल में उलझने से बात का प्रभाव समाप्त हो जाता है और केवल शब्दों की कारीगरी रह जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात ने कवि से क्या पूछा तथा क्यों? बात ने शरारती बच्चे के समान कवि से पूछा कि क्या उसने भाषा के सरल सहज प्रयोग को नहीं सीखा। इसका कारण यह था कि कवि ने भाषा के साथ जोर जबरदस्ती की थी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहे तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आपका चैप्टर नंबर 3 जो कि कुंवर नारायण का था। हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। फिर भी अगर कोई डाउट हो और कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। दोस्तों, अगर आपको इसके अलावा कोई और चैप्टर जो पढ़ना हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और कमेंट करके ये ज़रूर बता दिया करो कि ये जो पोर्शन है या ये जो टॉपिक है वो आप लोगों को कैसा लगा, पढ़ने में समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।